हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप। मैं हूं विष्णु शर्मा और स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास संभव बेच 45 की क्लास है, जहां हम पढ़ने वाले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मोशन इन अ वर्टिकल प्लेन, ऊर्ध्वाधर तल में गति। मोशन इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन भी एक अच्छा टॉपिक है और नीट, आईआईटी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए में छोटे मोटे क्वेश्चन वहां से बनते रहते हैं। बट आज की क्लास में मैंने उस टॉपिक को शामिल नहीं किया है, क्योंकि उस टॉपिक से ज़्यादा जो सवाल बनते हैं वो बनते हैं इस टॉपिक से। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मोशन इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन हम एसएचएम में भी पढ़ते हैं, जहाँ हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ने वाले, सिंपल पेंडुलम वगैरह पढ़ने वाले, वहाँ पे भी मोशन इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन का जिक्र होगा, क्षैतिज तल में गति का जिक्र होगा। तो एसएचएम जब हम पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन हम जब पढ़ेंगे, ऑसिलेशन जब हम पढ़ेंगे, तो वहां पर हम मोशन इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन से रिलेटेड सवालों को भी सॉल्व कर लेंगे। कॉन्सेप्ट जो बनने वाले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो होते हैं, उन सब पर भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मोशन इन अ वर्टिकल प्लेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि कब उन्हें फोर्स बैलेंस करना है, या फिर कब उन्हें नेट फोर्स निकालना है, या फिर कब उन्हें एनर्जी बैलेंस करनी है, मैकेनिकल एनर्जी कब बैलेंस करनी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कब फॉलो करना है। और इस वजह से इस टॉपिक से बनने वाले छोटे मोटे सवाल भी बड़े कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं हमारे दिमाग में, और उसके बाद में हम सवाल छोड़ आते हैं। जबकि इस टॉपिक से जो सवाल बनते हैं इतने ज़्यादा टफ नहीं आते। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, उन्हीं पर बेस्ड सवाल हमेशा अप्रॉक्सीमेटली बनते रहते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और पूरा ढंग से मोशन इन अ वर्टिकल प्लेन को हम समझने वाले हैं, और उसके साथ में पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसके बाद में ये टॉपिक आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कभी डाउट नहीं रहेगा, और चुटकियों में सवाल आप सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन यदि आपको क्लास में मजा आता है, ठीक है, फिर मैं कह रहा हूँ दोबारा सुनना, यदि आपको क्लास में मजा आता है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताना कि आज की क्लास में मजा आया या नहीं आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अपनी क्लास में संभव वेज में। चलिए तो देखो, सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, जो नॉर्मली स्टूडेंट क्लियर नहीं करता है, डाउट उसके मन में रहता है, कंफ्यूज उसके मन में रहता है, और एक बार कंफ्यूजन हो जाए तो उसके बाद में छोटे से छोटा सवाल भी बड़े से बड़े डिफिकल्टीज की तरह नजर आना चालू हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं। मान लो मेरे पास एक सेंटर है, यहाँ पर मैंने एक रस्सी लगा रखी है। एक बात तो मैं बता देता हूँ, जब इस टाइप के जो सवाल आएंगे उसमें कभी कभी आपको एक रिंग दे देगा, और या फिर सर्कुलर कुछ दे देगा जिसमें कुछ गाड़ी वाड़ी का चढ़ना होगा, या फिर एक पाइप दे देगा, होलो पाइप जिसके अंदर बॉल होगी। इस टाइप के जब भी सवाल बनेंगे तो या तो वहाँ पर जिक्र होगा टेंशन का, या फिर जिक्र होगा नॉर्मल का। जो काम यहाँ पर टेंशन करेगा, वहाँ पर जहाँ रस्सी नहीं है, पाइप वगैरह दे रखा है, उसके अंदर बॉल का चलना, इस टाइप से जो चीज़ें जहाँ पर नॉर्मल एक्ट करता है, तो यहाँ पर जितना काम टेंशन करेगा उस टाइप के सवालों में नॉर्मल करेगा। मान लो मैंने कहा कि एक रिंग है आपके पास, वैसे ये रिंग है और इसमें गाड़ी घूम रही है, ऐसे गाड़ी घूम रही है, तो यहाँ पे टेंशन तो हो नहीं सकता, यहाँ पर हो सकता है नॉर्मल। तो नॉर्मल वही काम करेगा जो हम यहाँ स्ट्रिंग वाले केस में टेंशन करेगा, जहाँ धागे वाले केस में टेंशन जो काम करता है वही काम यहाँ पर नॉर्मल करता है, ठीक है। तो आप इस टाइप के सवालों में कंफ्यूज मत होना, डरना मत। यदि ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया तो यहाँ जो नॉर्मल वाले सवाल है वो भी आप आसानी से कर सकेंगे। चलो उस टाइप के सवालों को मैं लूंगा अभी प्रैक्टिस में। फिलहाल हम हमारे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है, अब ढंग से समझना, मैंने यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया। अब मैंने जैसे हम मंदिर में जाते हैं और कहीं पर भी जाते हैं, घंटी जिसको बजा देते हैं टन, तो वो क्या करती है, थोड़ी सी हिल जाती है, और साथ में ऑसिलेट करती है। ऑसिलेट यानी अपनी जगह से हिलती है, फिर अगेन पीछे आती है, फिर थोड़ा पीछे की ओर सकती है, और इस तरीके से ऑसिलेशन यानी दोलन करना चालू कर देती है। ऐसा होता है।
तो मैंने इस पर भी थोड़ा सा धक्का दिया और थोड़ा सा धक्का देने से ये यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया। जब ये यहां पे पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी यानी वेग धीरे 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 कम होने लगा और यहां पर पहुंचते पहुंचते इसका वेग क्या हो गया, 0 हो गया। धागे में अभी भी तनाव है भाई, धागे में अभी भी तनाव है, टेंशन है, टेंशन 0 नहीं हुआ है। जब टेंशन 0 नहीं हुआ है तो धागा खिंचाव की स्थिति में है और ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पर पहुंच गया तो इसका वेग यानी वेलोसिटी 0 हुई और जब इसकी वेलोसिटी 0 हुई तो ये अगेन पीछे की ओर मूव करना चालू हुआ और ये वापस यहाँ पर आया। ये रुकना यहाँ चाह रहा था बट यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 नहीं थी, यहाँ पर वापस आते समय इसकी वेलोसिटी 0 नहीं हुई और वो वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट को पीछे की ओर ले गई। जब इसे पीछे की ओर ले गई तो ये यहाँ तक पहुंच गया किसी एक पोजीशन पर, जहाँ इसका वेग अगेन क्या हो गया, 0 और अभी भी इस पोजीशन पर टेंशन 0 नहीं है, टेंशन 0 नहीं है, यहाँ पर अभी भी टेंशन लग रही है। तो जब हम इस पोजीशन से किसी भी ऑब्जेक्ट को हिला देते हैं तो धागे का टेंशन 0 नहीं होता बट ये ऑब्जेक्ट एक पोजीशन तक जाता है, हाइट तक ऊपर जाता है जहाँ इसका वेग 0 हो जाता है, जहाँ इसका वेग 0 हो जाता है और अगेन ये वापस पीछे की ओर आता है और सेम पाथ से चलता 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 इस स्थिति को रुकने की कोशिश करता है बट ये रुक नहीं पाता क्योंकि इस पोजीशन पे पीछे आते हुए इसका वेग 0 नहीं होता, पीछे आते हुए इसका वेग 0 नहीं होता और जब वेग 0 नहीं होता तो इस पोजीशन को कूद कर आगे चला जाता है और अगेन ये पीछे की साइड में से एक पोजीशन पे पहुंचता है जहां वेग 0 हो जाता है बट ये रुकना यहाँ चाहता है। तो इस कारण ये इन दोनों पोजीशन के बीच में ऑसिलेट करता रहता है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा और धक्का दिया तो ये ऑब्जेक्ट थोड़ा यहाँ पर पहुंच गया। अभी हमारा फोकस ऑसिलेशन पे नहीं है तो हम ऑसिलेशन के बारे में जिक्र ज्यादा नहीं करेंगे बट जो हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकली ऐसा होता है, ठीक है। अगेन ये यहाँ पे पहुंचा और ये फिर पीछे की साइड आता हुआ कहीं ना कहीं यहाँ पर आगे रहेगा और ये आपकी इन दो पोजीशन के बीच में ऑसिलेट करना चालू हो जाएगा। मैंने इसको थोड़ा सा और वेलोसिटी दिया, जब मैंने इसको थोड़ा और वेलोसिटी दिया, चलो वापस आते हैं। एक तो माइक ढंग से लगा नहीं, इस वजह से आवाज़ गूंज रही होगी आपको। अभी मैंने इसको सही कर दिया है, ठीक है, तो अब आपको आवाज़ गूंजती हुई नहीं मिलेगी, क्लियर आपको वो समझ में आएगी, ठीक है। चलिए तो आगे बात करिए। हम बात कर रहे थे कि यदि मैं इसको यहाँ से थोड़ा और वेलोसिटी दे दूँ तो ये इस पोजीशन की बजाय इस पोजीशन पे पहुँच जाएगा और ये अगेन जब पीछे की ओर आएगा तो पीछे की ओर आता 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 ये इस पोजीशन पे आ जाएगा और यहाँ पर इन दोनों पोजीशनों के बीच में ऑसिलेट ये करता रहेगा, ठीक है। अब यदि मैं इसको और थोड़ा सा वेग दे दूँ और थोड़ी सी इसको वेलोसिटी दे दूँ तो ये कहीं यहाँ पहुँच जाएगा और जब ये यहाँ पहुँचेगा अगेन यहाँ पर जाते जाते यानी यहाँ से यहाँ जाते जाते इसका वेग 0 हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी 0 होने वाली है और उसके बाद में अगेन पीछे की ओर आएगा, कोशिश यहाँ रुकने की करेगा लेकिन नहीं रुक पाएगा क्योंकि वेग 0 नहीं होगा और इस पोजीशन से ये आगे खिसक जाएगा और आगे खिसक के कहीं यहाँ पर आते 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 रुकेगा, लेकिन ये यहाँ पर नहीं रुक सकता, इन दो पोजीशनों पर नहीं रुक सकता, ये इन दो पोजीशनों के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा ऐसे और धीरे 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 एक लंबे समय के बाद में ये अपनी एनर्जी खोता रहता है। तो खोते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका वेग 0 हो जाएगा, ये यहाँ पर रुकेगा। लेकिन मैंने कहा ना हमारा फोकस अभी ऑसिलेशन में नहीं है तो हम ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे। अब मैं आगे की बात करता हूँ। यदि मैं यहाँ पर एक सफिशियंट वेलोसिटी दे दूँ, एक इतनी इनफ एनर्जी दे दूँ इसको यानी काइनेटिक एनर्जी दे दूँ, यहाँ पर इसको एक वेलोसिटी दे दूँ इनफ कि ये यहाँ पर पहुँच जाए, कि ये यहाँ पर पहुँच जाए तो ये इसकी पोजीशन ए है और ये अगेन वापस चलता 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 पीछे की साइड आता आता ये यहाँ पर आएगा ये लो और ये ए और बी पोजीशन के बीच में अब ये ऑसिलेशन करना चालू कर देगा, ए और बी के बीच में ऑसिलेशन करना चालू कर देगा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ डायग्राम को और थोड़ा आगे की कहानी बताता हूँ। ए और बी के बीच में क्या होगा, ए और बी के बीच में क्या होगा, ये आपकी पोजीशन ए है, ये आपकी इसकी मेन पोजीशन है, ठीक है। टेंशन इधर है, इसमें टेंशन इधर आएगा और इस पोजीशन में इसमें टेंशन इधर आएगा, इसमें टेंशन इधर आएगा,
अब थोड़ी सी बात करते हैं आगे की। थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा बन गया ना, डायग्राम में हो जाता है कभी कभी। क्या बचपन में थोड़ा कार्टून वार्टून ज़्यादा बनाता था मैं, तो कार्टून ही बनता मैं से। ठीक है, चलिए अब मैं कहूँ कि सर इसको और थोड़ा सा आगे दे देते हैं, थोड़ी और ज़्यादा वेलोसिटी दे देते हैं। तो जब जैसे ही थोड़ी सी और ज़्यादा वेलोसिटी देंगे, अब की बार ये कहीं यहाँ पहुँच जाएगा, अब की बार कहीं ये यहाँ पहुँच जाएगा। अब मैं बताता हूँ आपको होने वाला क्या है। ए पोजीशन और बी पोजीशन में के बीच में कभी टेंशन जीरो नहीं होगा, कभी टेंशन जीरो नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक के सिचुएशन में कभी टेंशन जीरो नहीं होगा, ठीक है। बट जब हम ए पोजीशन से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, ए पोजीशन से हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे, चाहे आप बी के साइड से बढ़ लो, चाहे ए के साइड से बढ़ लो, किधर से बढ़ लो, आप चाहे इसको ऐसे घुमा लो, आप चाहे इसको ऐसे घुमा लो, ठीक है, क्लॉकवाइज घुमा लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो। लेकिन जैसे ही हम ए पोजीशन से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, ऊपर की ओर बढ़ने पर टेंशन की वैल्यू कम होना चालू हो जाएगी, तनाव धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, और रस्सी में जो तनाव है, टेंशन है, वो कम होने लगेगा, तो रस्सी धीरे धीरे ढीली पड़ने लग जाएगी, रस्सी धीरे धीरे ढीली पड़ने लग जाएगी। ठीक है, आगे की बात करते हैं। मान लो मैंने इसे इतनी वेलोसिटी दी थी कि ये यहाँ पहुँच सकता था, जस्ट उससे थोड़ी सी ज़्यादा दे दी, जस्ट उससे थोड़ी सी ज़्यादा दे दी, जस्ट उससे थोड़ी सी ज़्यादा दे दी। जैसे मैंने थोड़ी सी ज़्यादा दी, ये यहाँ पर पहुँच गया, और यहाँ पर वेग हो गया जीरो। यहाँ पर वेग जीरो हुआ है, बट इतना जल्दी टेंशन जीरो नहीं होता, तो यहाँ पर टेंशन जीरो नहीं होगा। और ए तक जाने पर तो ये इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा था, लेकिन जब ये यहाँ पहुँचेगा तो ये ऑसिलेशन नहीं करेगा, और यहाँ पहुँच के जैसे वेग जीरो होगा, ये नीचे की ओर गिरना चालू हो जाएगा, ये नीचे की ओर गिरना चालू हो जाएगा। अब ऑसिलेशन बंद, अब ऑसिलेशन बंद। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये हुई कि ये जो ऑसिलेट करेगा, है ना, ये जो ऑसिलेशन करेगा, ये ऑसिलेशन केवल दो पोजीशन के बीच में ही कर सकता है, बिटवीन पोजीशन ए एंड बी, बिटवीन पोजीशन ए एंड बी, ए और बी के बीच में ये ऑसिलेशन करेगा। तो ऑसिलेशन के लिए हम इसे कितना वेलोसिटी दे, यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पर कितना वेलोसिटी दे कि ये केवल ए तक ही पहुंचे, आगे पहुंच गया, वेग जीरो हो गया, सीधा नीचे गिर जाएगा, ऑसिलेशन बंद हो जाएगा। थोड़ा सा ज्यादा वेलोसिटी दिया, ए के आगे जरा सा कूदा, टेंशन जीरो नहीं होगा, और यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और ये नीचे की ओर गिर जाएगा। आगे मेरी बात समझ में? ऐसे आप ऐसे नहीं समझ सकते तो ऐसे समझ लो, एक पत्थर ले लो, पत्थर बांध लो, इसको खींच लो यहाँ पर, और इसके ऊपर यहाँ पर ऐसे खींच के रखो, छोड़ दो, वो पत्थर सीधा नीचे गिरेगा, और पत्थर सीधा नीचे गिरेगा। जबकि उसी पत्थर को आप यहाँ पे लो और छोड़ दो, उस पत्थर को आप यहाँ पे लो, किसी यहाँ पर ऐसे पोजीशन पे छोड़ दो, वो पत्थर ऐसे ऐसे होना चालू हो जाएगा। संक्रांत में नहीं करते क्या, पर मकर संक्रांति आती है तब वो पत्थर वत्थर बांध के वो काटा करते रहते हैं, ठीक है, और आपस में धागे से धागा काटने की कोशिश करते हैं, उसी टाइप से समझ लो इसे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो मुझे यहाँ पर कम से कम कितनी वेलोसिटी देनी है, u मैक्सिमम, मैं v मैक्सिमम लिख देता हूँ, यहाँ पर कितनी वेलोसिटी मुझे देनी है कि ये केवल ऑसिलेशन करे, ये केवल ऑसिलेशन करे, ये केवल ऑसिलेशन करे। अब थोड़ा सा बात करते हैं हमारे आगे। तो हमें पता है कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है यदि हम एक्सटर्नल फोर्स, यदि एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे तो, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे तो। लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स में कौन है, केवल टेंशन, और टेंशन से वर्क डन जीरो होता है यदि उसका एक पॉइंट फिक्स हो। तो ये पॉइंट तो यहाँ पर फिक्स है, ये पॉइंट तो यहाँ पर फिक्स है, तो टेंशन से वर्क डन वैसे भी जीरो हो जाएगा, और कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, और यहाँ पर केवल एक mg फोर्स है, और mg फोर्स इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स जब लग रहे होते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। और जब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है तो मैं यहाँ पे पॉइंट का नाम दे देता हूँ ए पॉइंट वहाँ दिया है मैंने, मैं इस पॉइंट का नाम देता हूँ बॉटम मोस्ट पॉइंट, बॉटम। ठीक है, तो बॉटम पॉइंट की बात करें, मैकेनिकल एनर्जी एट बॉटम इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए, यहाँ पर। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में आएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यानी बॉटम पॉइंट पर ले लेता हूँ मैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोजीशन के बाद में हम बात करें
मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी, सॉरी एट पॉइंट ए, तो काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए, पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए। मैंने यहाँ से यहाँ तक के रेडियस मान ली r, आप चाहो तो धागे की लंबाई l के रूप में इसको ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये लो, लेंथ इक्वल्स टू रेडियस। काइनेटिक एनर्जी की बात करें, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपने यहाँ पर वेलोसिटी दी है, तो मैं ले लेता हूँ हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, मैं इसी पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूँ। यदि मैं इसको रेफरेंस पॉइंट मानता हूँ तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मुझे नेगेटिव लेनी पड़ेगी, और आप यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट किसी को भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, इक्वल्स टू में यहाँ लिख देता हूँ इसकी वैल्यू। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर इस पॉइंट पर यदि इसे जाना है और यहाँ से जस्ट वापस नीचे आना है, तो यहाँ पर इसे वेलोसिटी अपनी 0 करनी पड़ेगी। यदि अपनी वेलोसिटी यहाँ 0 नहीं करता है तो ये जस्ट आगे पहुँच जाएगा, और यहाँ पहुँचने के बाद में यहाँ किसी एक पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होगी और टेंशन 0 नहीं होगा, और ये सीधा नीचे की ओर गिरेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी 8 पॉइंट ए आपकी 0 होने वाली है, और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो रेफरेंस लाइन से ये इतना ऊपर चला गया है, किस फोर्स के अपोजिट गया है, नीचे की साइड में फोर्स लग रहा है mg, यहाँ पर फोर्स कौन सा लग रहा है भाई, mg, और डिस्प्लेसमेंट इसका ऊपर की ओर है कहीं पर h, और मैं पोटेंशियल एनर्जी ले लेता हूँ mgh, ठीक है, क्लियर है। चलिए रेफरेंस पॉइंट से ऊपर जा रहा हूँ, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी प्लस की है, ठीक है। यदि रेफरेंस पॉइंट ये होता तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में पहले ही माइनस ले लेता। दूसरी बात, मैंने वर्क डन की बात नहीं की है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, mg नीचे है, वर्क डन होता तो मैं यहाँ पर नेगेटिव लेता, ठीक है। बट रेफरेंस पॉइंट से जस्ट ऊपर की ओर जा रहा हूँ, तो रेफरेंस पॉइंट के ऊपर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है, और मैंने यहाँ पर mg पॉजिटिव लिया है, ठीक है। चलिए भाई आगे की कहानी बात करते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम, एक बार मैं वीडियो देख लेता हूँ, क्योंकि कई बार वीडियो है ना चलते चलते रुक जाता है भाई, हाँ चालू हालत में, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ mgh, हाइट देखो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा हूँ तो रेडियस की फॉर्म में लिख देता हूँ r, तो मेरे पास हो जाएगा mgr, m से मैंने m काट दिया है, एंड वी कैन से दैट v मैक्सिमम स्क्वायर, सही है, ठीक है भाई, ठीक है। 2 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आता है √2gr, देन वी कैन से दैट v मैक्सिमम इक्वल्स टू √2gr। ये मैक्सिमम है, यानी मैं कह सकता हूँ या तो इससे कम दूं या तो इससे कम दूं, ये मैक्सिमम है ना, तो इतनी ही दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा दूंगा तो ये आगे भाग जाएगा, और आगे मुझे इसे भगाना नहीं है, पॉइंट ए तक पहुँचाना है, तो या तो मैं √2gr दूँ या √2gr से कम दे दूँ, √2gr दूँ या √2gr से थोड़ा सा कम दे दूँ, तो फिर ये ऑसिलेट करेगा। या तो √2gr दे दूँ ज़्यादा से ज़्यादा, और या फिर √2gr से कम दे दूँ, तो यहाँ पर ऑसिलेशन करेगा, ठीक है। ये ऑसिलेशन के लिए कंडीशन है, ये ऑसिलेशन के लिए कंडीशन है कि आपकी जो वेलोसिटी होनी चाहिए बॉटम पॉइंट पर, वो √2gr से या तो कम होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए। सही है क्या, गलत कर दिया मैंने, हाँ, √2gr से कम होनी चाहिए, मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम या तो √2gr होनी चाहिए या √2gr से कम होनी चाहिए। ज़्यादा हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, ये आगे भाग जाएगा, और इसे मैं आगे नहीं भगाना है, ठीक है। चलिए समझ में आया, तो ये इसकी पहली कंडीशन है। आगे थोड़ी सी और बात करते हैं, एक एक पॉइंट पे बात करते जाएंगे अभी, ठीक है, एक एक पॉइंट पे बात करते जाएंगे। चलिए, यदि मैं कहूं कि नहीं भाई मैंने तो √2gr नहीं देनी, इससे ज़्यादा देनी है, तो ये भी हमें पता है कि ये पॉइंट, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये कहीं ना कहीं इस पॉइंट को कूद कर चला जाएगा, ए पॉइंट को कूद कर नहीं ऊपर चला जाएगा। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बॉटम मोस्ट पॉइंट, यही तो है बॉटम पॉइंट, ठीक है। इसे कूद कर आगे जाएगा तो वेलोसिटी जस्ट थोड़ी सी ज़्यादा दोगे तब तो ये यहीं कहीं 0 होकर गिर जाएगा, लेकिन आप थोड़ी ज़्यादा देते हो और ज़्यादा कि इससे थोड़ा सा और आगे डिस्प्लेस्ड हो, तो जब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, ये लो मैं यहाँ पे एक सर्कल की फॉर्म में यहाँ पे हर वेलोसिटी का डायरेक्शन लगा देता हूँ इन पॉइंट पर, तो यहाँ पर
ये लो, जो टेंशन है पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2 टेंशन T2, T1, टेंशन T3, पोजीशन नंबर 3। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वेलोसिटी तो कम होती जाएगी, वेलोसिटी तो कम होगी, ये तो कंफर्म है कि वेलोसिटी कम होगी। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वेलोसिटी कम होगी, सही बात है क्या? ध्यान से देखो, हाँ वेलोसिटी कम होगी लेकिन टेंशन उससे भी जल्दी कम होगा, टेंशन उससे भी जल्दी कम होगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊँगा वैसे टेंशन की वैल्यू कम होती जाएगी। यहाँ टेंशन थोड़ा ज़्यादा है T2 से, T3 पे टेंशन सबसे कम होगा, T3 पे टेंशन सबसे कम होगा। ठीक है, चलिए, क्या मैं ज़्यादा डायग्राम बना नहीं सकता एक ही जगह, तो अपन थोड़ा थोड़ा इसे रफ भी करते चलते और समझते चलते। आप इसे नोट करते रहना भाई, ठीक है? चलिए, आप इसे नोट करते रहना, वीडियो पोस्ट करते जाओ, एक एक चीज़ समझते जाओ, ठीक है? अब वापस यहाँ की बात करते हैं, ये R है, ये R है। हमने यहाँ से वेलोसिटी तो दे दी लेकिन इतनी नहीं दी कि ये यहाँ पर पहुँच जाए, इतनी नहीं दी कि ये यहाँ पर पहुँच जाए, अपर मोस्ट पॉइंट पर यहाँ पर पहुँच जाए, इतनी नहीं दी। जब इतनी नहीं दी तो कितनी दी? इतनी दी कि जस्ट ये यहाँ से यहाँ जाके भी ना रुके, और इतनी भी नहीं दी कि ये यहाँ पहुँच जाए। हमने इसको इतना वेग भी नहीं दिया, इतना कम भी नहीं दिया कि ये जस्ट यहाँ से जाते ही कूद कर वापस आ जाए, और इतना ज़्यादा भी नहीं दिया कि ये यहाँ तक पहुँच जाए। यानी हमने इसको इस तरीके से दिया कि यहाँ से भी थोड़ा आगे खिसक जाए और यहाँ से थोड़ा पीछे रह जाए, और उस स्थिति में यहाँ पर इस पॉइंट पर इसके पास कुछ ना कुछ वेग होगा लेकिन यहाँ पर टेंशन 0 हो जाएगा, यहाँ पर टेंशन 0 हो जाएगा, वेग 0 नहीं होगा भाई। सही बात है क्या? ध्यान से देखो, सही बात है क्या? ध्यान से देखो, सही बात है क्या? गलत बात है। चलो वापस पीछे आते हैं, अगेन बात करते हैं। हमने इसको वेलोसिटी तो दे दी यहाँ से, तो ये यहाँ से तो चला गया, लेकिन इतनी वेलोसिटी दी कि ए से तो दूर चला गया और यहाँ तक ये पहुँच नहीं पाया, यहाँ तक ये पहुँच नहीं पाया, यहाँ तक ये नहीं पहुँच पाया। अब थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पर। हमने इस तरीके से वेग देना है कि टेंशन 0 ना हो, कि टेंशन 0 ना हो, यदि पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। लेकिन हमने इतनी इनफ एनर्जी भी नहीं दी कि आगे खिसक जाए, इतनी इनफ एनर्जी भी नहीं दी कि आगे खिसक जाए, और इस पॉइंट पर यहाँ पर वेग 0 नहीं हुआ लेकिन यहाँ पर किसी पॉइंट पर टेंशन 0 हो गया, और टेंशन 0 होने की वजह से ये ऑब्जेक्ट यहाँ से जाएगा और कुछ ऐसे पाथ से नीचे आ जाएगा, यानी पैराबोलिक पाथ पर चलेगा, परवलयाकार पथ पर ये गति करेगा और ये इस सर्कुलर मोशन को छोड़ देगा। आपने थोड़ी सी और इसको वेलोसिटी दे दी तो ये थोड़ा और ऊपर चला गया और यहाँ पर जाके फिर अगेन ऐसे गिरेगा। थोड़ा कम देते तो ये कुछ ऐसे गिर जाता, कुछ ऐसे गिर जाता। यानी आपको वेलोसिटी भी 0 नहीं होने देनी है और आपको टेंशन भी 0 नहीं होने देना है। रास्ते में दो कंडीशन आपके पास आई है, आपको वेलोसिटी भी 0 नहीं होने देनी है और आपको टेंशन भी 0 नहीं होने देना है। ठीक है, आपको वेलोसिटी भी 0 नहीं होने देनी है और आपको टेंशन भी 0 नहीं होने देना है। लेकिन आपको ये पता है कि टेंशन कम से कम होता जा रहा है, कम से कम होता जा रहा है, तो वेलोसिटी को मेंटेन करना आपके हाथ में है। यानी यहाँ पर आपको एक ऐसी वेलोसिटी देनी पड़ेगी v मिनिमम कि ये यहाँ पर पहुँच गए। एक बार यदि यहाँ पर पहुँच गया तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि एक बार यहाँ पर पहुँच गया और टेंशन 0 भी हो गया तो यहाँ जस्ट आते ही वहाँ पर टेंशन आ जाएगा और ये पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा। नहीं है समझ में? बात करते हैं, देखो आओ, ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहां की बात करते हैं। जनरली हम पढ़ते हैं कि इस अपर मोस्ट पॉइंट पर टेंशन हो जाता है 0, टेंशन हो जाता है 0। लेकिन हम यहां पर कुछ इस तरीके से वेलोसिटी देंगे, कुछ इस तरीके से वेग देंगे, कम से कम, उससे ज्यादा दो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इतना तो जरूर देंगे कि ये यहां पर पहुंच जाए। एक बार यदि यहाँ पर पहुंच गया तो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ वेग होगा अपर मोस्ट पॉइंट पर,
लेकिन यहाँ पर भी वेग होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पर भी वेलोसिटी को मुझे मिनिमम रखना पड़ेगा, कोई ना कोई वेलोसिटी रखनी पड़ेगी, यानी ऐसी वेलोसिटी यहाँ पर देनी पड़ेगी कि यहाँ पर जाते जाते वेग जीरो ना हो। पहली चीज़ तो यह है, ना तो वेग को जीरो होने देना है, ना टेंशन को जीरो होने देना है। यहाँ से हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे टेंशन कम से कम होता जाता है, कम से कम होता जाता है। यदि रास्ते में कहीं पर टेंशन कम जीरो हो गया तो रस्सी ढीली पड़ जाएगी, और व्हेन स्ट्रिंग विल स्लैक, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इस रास्ते को छोड़ देगा, इस सर्कुलर मोशन को छोड़ देगा और घूमकर नीचे आ जाएगा, पैराबोलिक पाथ से नीचे गिरेगा। ठीक है, अब आपको गिराना भी नहीं है, आपको अपना सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पर इतनी स्पीड दें, इतनी वेलोसिटी दें कि यहाँ पर वेलोसिटी जीरो ना हो, कम से कम कुछ तो हो। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया अपर वेलोसिटी, जो अपर मोस्ट पॉइंट है वहाँ पर वेलोसिटी मिनिमम, कुछ भी, अभी इसकी वैल्यू भी निकालेंगे कि यहाँ पर कितनी हो जाएगी। ठीक है, यदि सर्कल आपको कंप्लीट करना है तो। बात करते हैं टेंशन की। टेंशन भी जीरो नहीं होने देना है, लेकिन अपर मोस्ट पॉइंट पर यहाँ की बात करें तो mg नीचे की ओर लगने लग जाता है, और उस स्थिति में टेंशन जीरो होने के आसार पूरे पूरे बढ़ जाते हैं। लेकिन इससे जस्ट इस पॉइंट पर टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए, ये हमारे हाथ में है। ठीक है, क्योंकि यदि यहाँ पर टेंशन जीरो नहीं होगा और यहाँ पर होते होते यदि टेंशन जीरो हो भी गया और वेलोसिटी जीरो नहीं हुई, तो ये वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट को आगे की ओर धकेल देगी, और जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुँचेगा, यहाँ पर पहुँचते अगेन आपके पास टेंशन आ जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ टेंशन जीरो नहीं हुआ, तो यदि यहाँ पर जाते जाते यदि टेंशन जीरो हो भी गया, टेंशन जीरो हो भी गया और वेलोसिटी जीरो नहीं हुई है, तो उस एक मोमेंट में ये वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट को जस्ट आगे की ओर धकेल देगी, और जैसे ही आगे की ओर धकेल देगी ये इस पोजीशन में आ जाएगा और यहाँ पर टेंशन जीरो नहीं होगा। यहाँ टेंशन जीरो नहीं है तो यहाँ भी टेंशन जीरो नहीं है, क्योंकि जब हम नीचे की ओर आते हैं तो टेंशन धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाता है। तो जैसे आप यहाँ कूदोगे टेंशन आपका बढ़ जाएगा, आपका नहीं, स्ट्रिंग का टेंशन बढ़ जाएगा, आपका टेंशन कम हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, क्योंकि ये रास्ता नहीं छोड़ेगा और ये सर्कुलर लूप में सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। आगे मेरी बात समझे, तो हम कोशिश करते हैं कि इस पॉइंट पे टेंशन या तो जीरो से जस्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाए, या फिर जीरो हो तो जीरो से जस्ट बड़ा हो जाए, तो हमारा काम हो जाए। भाई जीरो की बजाय चाहे 0.01 ही हो जाए, लेकिन हो जाए बस, ताकि हमारा सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर ये स्पीड कितनी होनी चाहिए और यहाँ पर स्पीड कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर मिनिमम स्पीड कितनी दो कि यहाँ पर पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भी है r, यहाँ से यहाँ तक भी है r। तो आगे की कहानी पढ़ते हैं। हमको पता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी हाफ v मिनिमम स्क्वायर। ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, रेफरेंस पॉइंट ये है तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा जीरो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर पहुँचेंगे हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये तो एक ही के उसमें आ जाएगी ना। चलिए हम दो इक्वेशंस बना लेते हैं ना, दोनों का निकाल लेंगे। ठीक है, हाफ एम वी फाइनल जो भी आपका अपर मोस्ट पॉइंट आपके पास आएगा। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा पहले चेक कर लेते हैं, यहाँ से नहीं, हम किसी और जगह से निकालते हैं वेलोसिटी, ताकि आपके पास वेलोसिटी आ जाए। ठीक है, यहाँ पर यदि हम बात करें, तो जो mg फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है। यदि आप इसे नॉन इनर्शियल फ्रेम समझते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके फ्रेम में जाके बैठना पड़ेगा, इसके ऊपर बैठना पड़ेगा। और जब आप इसके ऊपर बैठते हो तो आपके ऊपर एक सूडो फोर्स लगता है, यानी आपको छदम बल सूडो फोर्स ऐड करना पड़ेगा और वो बाहर की तरफ लगेगा। बट जनरली कई जगह इन सब का जिक्र नहीं है इस मोशन में, तो आप सिंपली समझ सकते हो कि इस जगह ये वैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, वेलोसिटी घटती रहती है, बढ़ती रहती है। ठीक है, तो हम ऐसे बात कर सकते हैं कि इसको घुमाने के लिए जो फोर्स चाहिए, यदि मैं बोलूँ कि टेंशन फोर्स है, सपोज करो भी टेंशन है T, तो टेंशन नीचे की तरफ लग रहा है, mg नीचे की तरफ लग रहा है, और ये दोनों जो फोर्स सेंटर के साइड लग रहे हैं ये बिहेव करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह, यानी mv²/r। ये अपर मोस्ट पॉइंट है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अपर मोस्ट पॉइंट। टेंशन की वैल्यू यहाँ से हम निकाले mg, अच्छा भाई इधर ऐसे ले लेते हैं ना,
इसको इधर ले जाते हैं, एम वी स्क्वायर अपर आर, एम जी को उधर ले जाओ तो ये लो। आप जीरो ले लो या जीरो से जस्ट बड़े मान लो, दोनों ही कंडीशन की मैं बात कह रहा हूँ, ठीक है। तो जो टेंशन होना चाहिए वो जीरो से जस्ट बड़ा होना चाहिए, जीरो के इक्वल होगा तो भी चलेगा, लेकिन केवल इस पॉइंट पर, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पर रखूँ ये वैल्यू टेंशन के बराबर है तो मैं लिख सकता हूँ एम वी स्क्वायर बाय आर मैक्सिमम नहीं सॉरी अपर। मैं दोनों पॉइंट्स के लिए वेलोसिटी निकाल रहा हूँ, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अब जो सिंपली समझ में आ रहा है वही लगा दो फटाक से, और क्या है, माइनस का एम जी, टेंशन की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी होनी चाहिए, जीरो के बराबर या जीरो से बड़ी होनी चाहिए, तो टेंशन के इक्वल यही तो है, तो ये जीरो से क्या होने चाहिए, बड़े या जीरो के बराबर होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर रख दिया और मैंने यहाँ पर रखा एम वी स्क्वायर अपर डिवाइड बाय आर, इसको मैं इधर उठा ले जाता हूँ तो ये बन गया एम जी, और ये साइन लगा दिया मैंने यहाँ पर, एम से मैंने एम को काट दिया, और वी अपर मोस्ट पॉइंट, इसको इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा आर जी, स्क्वायर हटाऊंगा तो आएगा रूट आर जी या रूट जी आर, रूट आर जी या रूट जी आर, ये लो। यानी ये जो मिनिमम स्पीड है यहाँ पर रूट आर जी होनी चाहिए, रूट आर जी से बड़ी भी चलेगी बट रूट आर जी तो होनी ही चाहिए, रूट आर जी तो होनी ही चाहिए। आ गई मेरी बात समझ में? चलिए, ऊपर की स्पीड निकल गई। अब यहाँ की बात करते हैं जो हमारे लिए सबसे मेन पॉइंट है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी दूं कि ये भाई साहब यहाँ पर पहुँचते पहुँचते वेलोसिटी रूट आर जी या इससे ज़्यादा रह जाए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये यहाँ पर सर्कुलर पाथ पे मोशन नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, तो जो चीज़ हमने बीच में छोड़ी है उसको वापस कंटिन्यू करते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल यहाँ से बात करें तो हाफ एम वी स्क्वायर मिनिमम, भाई यहाँ पर मिनिमम से मिनिमम तो देना ही पड़ेगा, उससे कम दूंगा तो ये तो यहाँ पहुँचेगा ही नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ पे मिनिमम लिखा है, और इस केस के लिए मैंने मैक्सिमम लिखा था क्योंकि उससे ज़्यादा दे दूंगा तो आगे भाग जाएगा, आगे भगाना नहीं है। और यहाँ पर कम से कम इतना देना है कि यहाँ पहुँच जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दे सकता हूँ वो मेरे हाथ में है, ठीक है। चलिए, प्लस पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट है तो जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी हो जाएगी हाफ एम, वहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपर मोस्ट पॉइंट है तो अपर मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी का स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो एम जी, रेफरेंस पॉइंट यहाँ से यहाँ तक है, यानी रेफरेंस पॉइंट से ये हाइट इतनी है तो आर आर मिल के बन जाएगा 2r। और अब मैं यहाँ पर बात करूँ हाफ एम वी मिनिमम, मिनिमम की जगह मैं बॉटम लिख देता हूँ यार, बॉटम स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम, यहाँ पर वेलोसिटी कम से कम कितनी होनी चाहिए, रूट जी आर होनी चाहिए, स्क्वायर करोगे तो आपके पास में बच जाएगा जी आर प्लस 2mgr, अरे 2mgr हो गया ना। चलिए भाई, हाफ एम वी स्क्वायर बॉटम, यदि मैं यहाँ पे बात करूँगा तो मेरे पास बचेगा mgr/2 प्लस 2mgr, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं हाफ एम वी स्क्वायर बॉटम, 2mgr और आधा mgr मिलके बनाएंगे 2.5 यानी 5/2 mgr, m से मैंने m काट दिया, 2 से मैंने 2 काट दिया, एंड वी स्क्वायर बॉटम इक्वल्स टू हुआ मेरे पास 5rg या 5gr, वी बॉटम इक्वल्स टू हो गया 5rg। यदि आपने यहाँ पे rg लिखा है तो rg ले लो, gr लिखा है तो gr ले लो, मतलब जैसे ही बोलना चाहो, बोलने में कन्फ्यूजन मत करना भाई, rg लिखो gr लिखो एक ही बात है, ठीक है। ये लो, क्लियर है। वी बॉटम, चूंकि ये मिनिमम है तो आपकी स्पीड जो होनी चाहिए बॉटम में या तो इसके इक्वल होनी चाहिए या इससे बड़ी होनी चाहिए, या तो इसके इक्वल होनी चाहिए या इससे बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो यदि आपको सर्कुलर लूप में मोशन कंप्लीट करवानी है तो यहाँ पर वेलोसिटी आपकी रूट जी आर होनी चाहिए और यहाँ पर वेलोसिटी रूट 5gr होनी चाहिए, ठीक है। ये वी बॉटम है आपका, ठीक है। यहाँ टेंशन जीरो चलेगा, टेंशन जीरो से जस्ट बढ़ा दिया तो काम हो जाएगा, यहाँ टेंशन जीरो नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ टेंशन जीरो हो गया तो वो जस्ट यहाँ से गिर जाएगी नीचे, आपका ऑब्जेक्ट है वो जाते जाते अगेन नीचे ऐसे गिर जाएगा और हमें गिराना नहीं है इसे, ठीक है। चलिए आगे कहानी की बात करें। अब हमारे पास वेलोसिटी आ गई बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, हमारे पास वेलोसिटी आ गई अपर मोस्ट पॉइंट पे, ठीक है। यदि मैं कहूँ कि मुझे किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी चाहिए तो मैं किस तरीके से निकालूं, किसी पॉइंट पर
मुझे यदि वेलोसिटी चाहिए तो उसके लिए मैं जनरल फॉर्मूला कैसे निकालूं, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। जनरल फॉर्मूला यानी उस फॉर्मूले में किसी की भी वैल्यू रखकर हम सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी एंगल की या किसी भी टाइप की वैल्यू रखकर फटाक से सभी पॉइंटों के लिए निकाल ले, ऐसा यूनिवर्सल फॉर्मूला। तो यहाँ पर ले लेते हैं, टेंशन के लिए भी तो चाहिए हमें। ये आपका ऑब्जेक्ट है, इस पर नीचे की ओर लग रहा है mg, ऊपर की ओर लग रहा है टेंशन। यहाँ पे मैं पॉइंट ले लेता हूँ कोई p, और ये सर्कुलर मोशन है इसकी, ठीक है। टेंशन को थोड़ा ऊपर लगा देता हूँ, टेंशन t है। ये मोशन करता करता ऑब्जेक्ट आपका इतनी हाइट पे आ गया है, तो यहाँ से इसकी हाइट हो गई h, तो ये आपके पास बच गया है r माइनस h, आपके पास बच गया है r माइनस h, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट ये है ना, रेफरेंस पॉइंट ये है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, ठीक है। चलिए, इसने यहाँ पे एंगल बना दिया थीटा, तो इधर भी फोर्स नीचे की ओर लग रहा है mg। यदि यहाँ एंगल थीटा है तो यहाँ पे भी एंगल बनेगा थीटा, और इधर आ जाएगा mg cos थीटा, इधर आ जाएगा mg cos थीटा, और इस साइड में लगेगा टेंशन। अब टेंशन अंदर की तरफ है, mg cos थीटा बाहर की तरफ है। मैं कहूँ कि t बड़ा होना चाहिए, तभी तो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की ओर आएगा। और सूडो फोर्स की बात करो, आप इस पर बैठ जाओ तो सूडो फोर्स को आप बाहर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कहानी वहीं घूम कर आएगी। तो टेंशन में से मैं माइनस करूँगा mg cos थीटा, पॉइंट p की बात करिए भाई, पॉइंट p पे, ठीक है। और मेरे पास लास्ट में आ जाएगा mv स्क्वायर vp डिवाइड बाय r। तो टेंशन का फॉर्मूला मेरे पास हो जाएगा mvp बाय r माइनस mg cos थीटा। ये भाई साहब टेंशन के लिए फॉर्मूला हो गया, जो आप याद कर सकते हो किसी भी पॉइंट के लिए टेंशन निकालना चाहो। अब यहाँ से सवाल क्या बनता है, मैं ले लेता हूँ साथ के साथ में। यदि मैं इस पॉइंट की बात करूँ, बॉटम वाले पॉइंट की, ये है ना, अच्छा मैंने यहाँ से इसको ऐसे ग्रोथ कर दिया, डायग्राम थोड़ा ऐसे बना दिया, h यहाँ पर ही रेफरेंस पॉइंट ये होगा, ठीक है। यदि मैं इस बॉटम मोस्ट पॉइंट की बात करूं, बॉटम मोस्ट पॉइंट की, तो टेंशन एट बॉटम m, बॉटम वाले पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है बॉटम स्क्वायर बाय r माइनस mg cos थीटा। बॉटम मोस्ट पॉइंट पे थीटा वैसे भी आपका जीरो होने वाला है, तो आप इसे तो हटा ही सकते हैं, आप इसे तो हटा ही सकते हैं। और मेरे पास बचेगा t बॉटम, ये इधर आएगा तो प्लस का होगा भाई, माइनस का नहीं होगा, प्लस का होगा, ठीक है। m, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे हमने वेलोसिटी देखी थी अभी, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो होती है √5gr। यदि आप रूट हटाओगे तो स्क्वायर आएगा, तो आप यहाँ लिख सकते हो 5gr डिवाइड बाय r प्लस का mg, r से r कट जाएगा, और टेंशन एट बॉटम इक्वस्ट हो जाएगा 5 mg, 1 mg मिला के हो गया 6 mg, 6 mg। यदि मैं यही कहानी अपर मोस्ट पॉइंट के लिए लूँ, t अपर मोस्ट पॉइंट, तो अपर मोस्ट पॉइंट देखो यहाँ पर, अपर मोस्ट पॉइंट यहाँ पर, तो ये एंगल टोटल बनेगा आपका 180 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अपर मोस्ट पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ, और फॉर्मूला ये रहा, t यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √gr, मिनिमम से मिनिमम हम यही लेके चल लेते हैं, mgr। इस पॉइंट पर मैं तो अपर मोस्ट पॉइंट के लिए लूँगा, तो टेंशन का फॉर्मूला एक बार दोबारा लिख देता हूँ, mv अपर का स्क्वायर डिवाइड बाय r प्लस का mg cos थीटा। अपर मोस्ट पॉइंट के लिए थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पे 180 डिग्री रखूँगा तो cos 180 की वैल्यू माइनस का 1 हो जाएगी, माइनस का 1। और अब आपके पास टी का फॉर्मूला जो बचेगा मैं यहाँ लिख देता हूँ, m अपर मोस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो आपके √gr है, तो यहाँ पर आ जाएगा mgr, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, नीचे है डिवाइड में r, मैं यहाँ पे r लिख देता हूँ, माइनस mg। cos 180 की वैल्यू माइनस का लिखूंगा, माइनस का 1 लिखता था ऑटोमेटिक माइनस हो गया, यहाँ प्लस था, माइनस का 1 मल्टीप्लाई करके मैंने माइनस कर दिया है, r से r कर दिया, और t अपर मोस्ट पॉइंट पर वैसे भी टेंशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि आप इस वेलोसिटी से यहाँ से इसको भेजते हो तो इतनी वेलोसिटी आप इसको देते हो, उससे ज़्यादा देते हो तो जरूरी आगे किसकेगा, लेकिन इतनी कम से कम आपको देनी पड़ेगी कि केवल इसी पॉइंट पर टेंशन आपका 0, अदरवाइज किसी और पॉइंट पर 0 हो गया तो यहाँ पहुँचने से पहले तो आपका जो रस्सी है वो स्लेक कर जाएगी, ढीली पड़ जाएगी, और वो जो भी ऑब्जेक्ट ऊपर गया है वो ऐसे जाके ऐसे घूम के नीचे आ जाएगा, ठीक है। पैराबोलिक पाथ से नीचे गिरेगा और उसके बाद में आपका प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होएगा। सिंपल सी कहानी,
ठीक है, चलिए। तो ये बात तो आपको पता लग गई कि यदि आपको घूमना है आपको घूमना है तो उसके लिए थीटा 0 से तो ज़्यादा होना चाहिए। घूमना है ना आपको, ऐसा घूमना है ना, उसके लिए थीटा आपका 0 से तो ज़्यादा होना चाहिए यदि आपको सर्कुलर पाथ करना है। और 180 पर जाओगे तो टेंशन वैसे भी 0 हो जाएगी। 180 से कम होना है, 180 से कम होना है। यदि आप इस जगह चलते हो तो आपका टेंशन 0 नहीं होना चाहिए। इस केस में 0 और 180 के बीच में टेंशन कहीं 0 नहीं होना चाहिए। 0 डिग्री और 180 के बीच में कहीं भी टेंशन 0 नहीं होना चाहिए, तो ही आप सर्कुलर पाथ को फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से जो नीट का सवाल बनाए, जेईई मेंस का जो सवाल बनाए कि इस पोजीशन में, अब देखो बहुत सारी कहानी यहाँ पर आ गई है, तो मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, आप इसे नोट कर लेना और मैं यहाँ पर डायग्राम को क्लियर करके आगे की कहानी करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये लो, चले भाई आगे। चलो, यहाँ पर वेलोसिटी ये है और टेंशन ये है, अपर मोस्ट पॉइंट है ये। यहाँ पर वेलोसिटी ये है और टेंशन आपका 6 mg है। 6 mg से आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेंशन 6 mg से 0 हो जाएगा, अगेन धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता 6 mg हो जाएगा, अगेन 0, अगेन 6 mg और ये घूमता हुआ रहेगा। अब सवाल ये पूछा गया है नीट 2018 का या 2019 का, जेईई मेंस का भी सवाल है कि ऐसी कौन सी पोजीशन है जहाँ पर रस्सी के टूटने के सबसे ज़्यादा आसार है ना। ठीक है, ऐसी कौन सी पोजीशन है जहाँ पर रस्सी के टूटने के सबसे ज़्यादा आसार है। रस्सी कहाँ सबसे ज़्यादा टूटेगी, जहाँ पर रस्सी सबसे ज़्यादा तनेगी। और रस्सी सबसे ज़्यादा कहाँ तनेगी, जहाँ पर रस्सी में तनाव सबसे ज़्यादा होगा। और रस्सी में टेंशन सबसे ज़्यादा कहाँ है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर है। तो टेंशन इज मैक्सिमम एट बॉटम मोस्ट पॉइंट। और यहाँ पर हाईली चांसेस टू ब्रेक द स्ट्रिंग, रस्सी के टूटने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। 4 नंबर का सवाल है, फटाक से पिकअप हो जाएगा यदि आपके डाउट्स क्लियर होंगे तो, नहीं तो नहीं होगा। दूसरी बात, अपर मोस्ट पॉइंट और लोअर मोस्ट पॉइंट, हाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले अपर मोस्ट और बॉटम मोस्ट लिख देता हूँ। बॉटम मोस्ट पॉइंट और अपर मोस्ट पॉइंट के बीच में टेंशन जो है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 6 mg है। कितना है, 6 mg है। ठीक है, मैंने आपको टेंशन के लिए एक अलग से दे दिया है फॉर्मूला निकाल के। ठीक है, चलिए आगे बात करें। चलिए भाई आगे की कहानी बात कर लेते फिर। मैं इसको रफ कर देता हूँ, अब कुछ ज़्यादा ही हो गया ये। चलिए, टेंशन आ गई, वेलोसिटी आ गई। टेंशन की बात करते करते हम यहाँ पहुँचे, ये पॉइंट है P। नीचे फोर्स लग रहा था mg, इधर लग रहा था mg cos थीटा, इधर लग रहा था टेंशन T। ठीक, चलिए यदि मैं इस पॉइंट पर यहाँ पे है ना, एच हाइट पे, रेफरेंस पॉइंट तो ये है मेरा, यहाँ पे भी नीचे लग रहा है mg, ये बचा हुआ मेरे पास r माइनस एच, यहाँ एंगल है थीटा। यदि मैं यहाँ पर वेलोसिटीज के बारे में एक यूनिवर्सल फॉर्मूला निकालना चाहूँ, टेंशन के लिए तो निकाल लिया हमने, टेंशन के लिए तो सीधा सीधा होता है T इक्वल्स टू mv² माइनस mg cos थीटा। इससे आप किसी भी पॉइंट पर टेंशन निकाल सकते हैं, लेकिन आपको उस पॉइंट पर सबसे पहले वेलोसिटी चाहिए होगी। तो वेलोसिटी के लिए यदि हम फॉर्मूला निकालना चाहें तो क्या करें, यहाँ पर और यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं और हम कहें कि काइनेटिक एनर्जी, बॉटम मोस्ट पॉइंट का नाम क्या दूँ मैं, ए दे दूँ क्या, ए पॉइंट दे देता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी ए, पोटेंशियल एनर्जी ए, दोनों का सम इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी पी एंड पोटेंशियल एनर्जी पी। काइनेटिक एनर्जी ए हमारे पास होना चाहिए हाफ mv² 8.8, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट है। और यहाँ पर यदि काइनेटिक एनर्जी की बात करें
तो हाफ एम वी पी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी की हाइट यहाँ पर h है तो हम लिखेंगे एम जी एच, हम लिखेंगे एम जी एच। ठीक है, चलिए भाई। ठीक है, आगे करें इस बारे में, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है भाई, ऐसे करते हैं, यहाँ से यहाँ तक है r, ये तो r माइनस एच की फॉर्म में हो गया। यदि r है तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हो जाएगी r cos थीटा, कंपोनेंट्स डिवाइड करो तो हाइट जो है वो हो जाएगी हमारी r माइनस आर cos थीटा। यदि आप इसे h लेते हो तो r माइनस एच से सॉल्व कर सकते हो, और यदि इसको r लेते हो तो यहाँ से यहाँ तक, अरे भाई रेडियस तो सेम ही है, सर्कुलर पाथ है ना, रेडियस तो सेम ही रहेगी। लेकिन जब आप इसके कंपोनेंट डिवाइड करोगे तो ये r है तो ये बनेगा r cos थीटा, इतना सा r cos थीटा है तो नीचे वाला बन जाएगा पूरी r है, पूरी r में से r cos थीटा ऊपर का हट गया तो बचा मेरे पास r माइनस आर cos थीटा, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हाफ एम वी ए स्क्वायर, अपर मोस्ट पॉइंट सॉरी बॉटम मोस्ट पॉइंट। हाँ, तो हम बात कर रहे थे पॉइंट ए पर जो हमारी वेलोसिटी है हाफ एम वी ए स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी को हमने 0 ले रखा है, लेकिन हमने वेलोसिटी यहाँ रखी नहीं है अभी, तो हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो बाद में करते हैं। ये वीडियो आज का 2 पार्ट के अंदर रिकॉर्ड हुआ है, क्योंकि रिकॉर्ड करते करते सम इम्पोर्टेंट कॉल्स आ जाते हैं कि आपको कहीं जाना पड़ता है और आपको क्लास बीच में होल्ड रखनी पड़ती है, तो आपको भी ऐसे एडिटिंग में लगेगा कि हाँ, तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए इस बात को। ठीक है, वी पी स्क्वायर प्लस एम जी एच की बात करते हैं। एच हमारा ये है और एच को मैं लिख सकता हूँ आर माइनस आर cos थीटा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आर माइनस आर cos थीटा। ठीक है, चलिए भाई, हाफ एम वी ए स्क्वायर हाफ एम वी पी स्क्वायर, यहाँ से आप आर कॉमन ले लीजिए, एम जी आर। ठीक है, और यहाँ पे बचा 1 माइनस cos थीटा, आर कॉमन लोगे तो 1 माइनस cos थीटा बचेगा। अब देखो भाई, यहाँ से हाफ एम कॉमन लोगे आप तो हमारे पास बचेगा m/2 वी पी स्क्वायर प्लस एम, हाफ एम कॉमन लिया ना आपने, तो आपके पास बचेगा 2gr 1 माइनस cos थीटा। एक चीज़ और, हमसे कहीं ना कहीं मिस्टेक ना हो गई हो। पोटेंशियल एनर्जी ठीक है, रेफरेंस लेवल के ऊपर है, ठीक है, और क्लियर है। चलो भाई, ठीक है, हो गया हमारा काम, समझ गए। अब देखो m/2 से m/2 चला गया और हमारे पास बचा वी ए स्क्वायर इक्वस टू वी पी स्क्वायर 2gr 1 माइनस cos थीटा। मुझे वी पी की वैल्यू चाहिए तो मैं लिखूंगा वी पी स्क्वायर इक्वस टू वी ए स्क्वायर माइनस 2gr 1 माइनस cos थीटा। ये लो भाई, अभी आपका जो पॉइंट P है वो कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, अलग अलग एंगल्स पर वो हो सकता है। और जब अलग अलग एंगल्स पर वो हो सकता है तो आपको केवल थीटा की वैल्यू बदलने की जरूरत है। यदि आपने थीटा की वैल्यू बदली, आपको किसी भी लोकेशन पर आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, आपको किसी भी लोकेशन पर वेलोसिटी मिल जाएगी। लाइक दैट बात करते हैं हम, इसी की बात कर लेते हैं इसकी। यदि मैं इस पॉइंट P को यहाँ पे ले आऊँ तो थीटा 0 हो जाएगा। थीटा 0 होगा तो देखो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पर, वी पी स्क्वायर इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर प्लस ये माइनस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, माइनस 2gr 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, और हम यहाँ पर बात करें वी पी स्क्वायर इक्वल टू वी ए की वैल्यू आपके पास कितनी होती है 5gr माइनस कोस 0 हो जाएगा, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ पर पूरा 0 हो जाएगा, वीपी की वैल्यू आ जाएगी 5gr, यानी आपके पास इस पॉइंट की वैल्यू आ गई। यदि आप ऊपर वाले पॉइंट की वैल्यू की बात करोगे तो ऊपर वाले पॉइंट पर आ जाएगा कोस 180 यानी माइनस 1 माइनस माइनस मिलके प्लस होंगे, 1 1 2 हो जाएंगे, 2 2 4 हो जाएंगे, 4gr हो जाएंगे, 5gr में से 4gr जाएगा तो 1gr बचेगा और आपको टॉप मोस्ट पॉइंट या अपर मोस्ट पॉइंट के लिए वेलोसिटी मिल जाएगी। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा टेंशन के बारे में, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, हमने पढ़ा वेलोसिटीज के बारे में। ठीक है, एक क्लास
और मैं लेने वाला हूँ इस वर्टिकल मोशन पर, जहाँ हम कुछ PYQs करेंगे, क्योंकि आज की क्लास में लंबी नहीं ले सकता। सम इम्पोर्टेंट वर्क आप समझते हो, घर का बड़ा होने के नाते बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा जो है लेट नाइट हो गई है इस वजह से। तो इस क्लास में इतनी बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले एक तो पावर पर, क्योंकि पावर इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से न्यूमेरिकल्स हमेशा बनता है और आसान न्यूमेरिकल बनता है, लेकिन हम उसमें थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो एक तो पावर से रिलेटेड टॉपिक पर बात करने वाले हैं, और एक यहाँ से इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है जो आज की क्लास में हमें करने थे बट हम कर नहीं पाए हैं, उन न्यूमेरिकल्स पर बात करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में आगे दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, उस मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और साथ में मंत्राज के साथ। मंत्राज भी स्पेशल कॉन्सेप्ट जिनसे हमारे न्यूमेरिकल चुटकियों में आसान होते हैं, ठीक है। तो चलिए दीजिए आज्ञा, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।